रुख करते हैं राजनीतिक खबरों का। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है और प्रदेश की 4 घटनाओं का जिक्र कर कहा कि कब तक सहेगा राजस्थान। उस सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा गया है डोटासरा की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 घटना जो हाल ही में घटी हैं उनका जिक्र करते हुए सरकार को निशाने पे लिया है, जिसमें रणथंभौर में 4 साल के कृतिका की जो मौत हुई है उसके लिए पूछा है कि आखिरकार ये मौत नहीं हत्या है, कौन है जिम्मेदार। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार को भी निशाना साधते हुए उन्होंने कई सवाल पूछे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तमाम स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून के पहले हफ्ते में आ सकता है। इससे पहले बोर्ड प्रशासन ने स्टूडेंट्स को संतुष्टि मिले इसको लेकर रीचेकिंग की सुविधा की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस पायलट प्रोजेक्ट में केवल गणित सब्जेक्ट को लिया गया है और इसके रिस्पॉन्स के बाद आगामी विषयों की रीचेकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर रीचेकिंग की सुविधा उपलब्ध करने की तैयारी की जा रही है। रीटोटलिंग पहले से ही जारी थी। रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होने पर रीचेकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि 2024-25 के लिए 10 लाख से ज्यादा 10वीं के स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते ये चेंजेस हुए हैं। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ही संचालित होंगे। कलेक्टर प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए जानकारी दी। भीषण गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे थे। शिक्षक नेता अजमेर से है, जहां पर कोतवाली थाने में पीएनबी बैंक के प्रबंधक खुशे इंद्रिया ने 6,45,800 के गबन का आरोप लगाया है। प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रबंधक ने केस शिफ्टिंग करने वाले कर्मचारी गजेंद्र सिंह पर गबन के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि आरबीआई में बैंक गिनती के दौरान 6,45,000 रुपए कम पाए गए हैं। ये समय समय नोटों की सर्टिंग करता था और सर्टिंग के दौरान उसने बैंक के विभिन्न तारीखों को कुल राशि 6,45,800 रुपये का बैंक का गबन किया, जिसकी जानकारी बैंक को जब लगी, जब शिव पूजन द्वारा आरबीआई जयपुर में नोट जमा करने गया, वहाँ इनकी गिनती की गई नोटों की, तो ये नोट इतने राशि के नोट कम पाएंगे। खबर झुंझुनू से है, जहां पर झुंझुनू सिटी एईएन अरविंद झाझड़िया के खिलाफ डिस्कॉम की ही तकनीकी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। एईएन पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए तकनीकी कर्मचारियों ने काम छोड़कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारी नेता आशीष पचार ने बताया कि सिटी एईएन अरविंद झाझड़िया ने नियमों के विरुद्ध तकनीकी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में लगा रखा है। तकनीकी कर्मचारियों को बाबू बना रखा है। हेल्पर को गेटकीपर और चौकीदार को काम पे रखा है। एक चपरासी को अकाउंट्स का काम तक दे रखा है। आज तकनीकी कर्मचारी इस मांग को लेकर पहुंचे थे। जिन तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालय में बाबू का काम करवाया जा रहा है, उन्हें उस काम से मुक्त कराकर तकनीकी काम सौंपा जाए, जिस पर एईएन गुस्सा हो गए और कर्मचारियों से अवैधता की। सभी तकनीकी कर्मचारियों ने ये मांग की थी कि हमारे जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनको सहायक अभियंताओं ने अपने ऑफिसों में लगाकर गैर तकनीकी कार्य में काम में लिया जा रहा है। उनको बाबू का काम दिया जा रहा है, चपरासी को केस का काम दिया जा रहा है। यहाँ सहायक अभियंता में एक हेल्पर को यहाँ पर गेट पे चौकीदार की ड्यूटी दे जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। बिट्स पिलाने की प्रोफेसर श्रीजाता डे को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ से ज्यादा की राशि व उचटती ठगी मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई ने आखिरकार 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। चक्र 5 में फंसे साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट कर ठगे थे 7.67 करोड़ रुपए। महिला प्रोफेसर को बनाया था शिकार। सीबीआई के हत्थे चढ़े 4 साइबर ठग।
देश के बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट और ठगी के मामले में आखिरकार सीबीआई ने साइबर ठग गैंग का खुलासा कर दिया है। सीबीआई ने मुरादाबाद और मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के पिलानी में बिट्स की महिला प्रोफेसर को आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने करीब 3 महीने तक महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट रखा और जब पीड़िता के पास रुपए खत्म हो गए तो आरोपियों ने उसे लोन लेने पर मजबूर किया। आरोपियों के चंगुल में फंसी प्रोफेसर श्रीजाता डे ने बैंक से 80 लाख रुपए का लोन लेकर आरोपियों को दे दिए थे। जब प्रोफेसर श्रीजाता डे आरोपियों के शिकंजे से छूटी और थाने में मामला दर्ज हुआ तो इस वारदात से देश भर में हड़कंप मच गया। बेहद गंभीर मामला होने के चलते इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया। इस दौरान सीबीआई ने मुंबई, मुरादाबाद, संभल, जयपुर और कृष्णनगर में कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की और आखिरकार 4 साइबर ठग सीबीआई की गिरफ्त में आ गए। सीबीआई ने मुरादाबाद और मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 25,000 आईपी एड्रेस मिले हैं जिनके जरिए ये साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 200 बैंक अकाउंट मिले जिनके जरिए ये ठगी की रकम का ट्रांजैक्शन करते थे। इसके अलावा चेकबुक और एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं। अब सीबीआई ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो प्रोफेसर श्रीजाता डे के पास अक्टूबर 2023 में ठगों का पहली बार कॉल आया। साइबर ठगों ने प्रोफेसर श्रीजाता डे को किया डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम केस में कार्रवाई की धमकी दी गई। करीब 3 महीने तक साइबर ठगों के चंगुल में प्रोफेसर फंसी रही। विदेशी बैंक खातों में भी रुपए ट्रांसफर कराए गए। आरोपियों ने बाद में रुपए वापस करने का भरोसा दिया था। जब रुपए वापस देने की बारी आई तो आरोपी गायब हो गए। दरअसल ठगों ने बताया कि वो दूर संचार विभाग ट्राई के अधिकारी हैं और उन्हें प्रोफेसर श्रीजाता डे के मोबाइल नंबर से जुड़ी साइबर क्राइम की शिकायत मिली है। इसी मामले में कार्रवाई का डर दिखाकर आरोपियों ने प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और रोज रोज उसके रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर करवाते रहे। जब खुद प्रोफेसर को ठगी की वारदात का एहसास हुआ तो वो डिप्रेशन में चली गई। हालांकि अब आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है और आगे की जांच में अभी कई खुलासे होने की उम्मीद है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। झुंझुनू जिले के नयासर गांव में जमीन के लिए दलित युवक की हत्या और खेतड़ी थाने में युवक की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अभी शांत नहीं। और इससे पहले भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर यह कि कंटेनर में केमिकल ऑक्सीजन सिलेंडर होने की सूचना पर यहां पर अफरा तफरी मच गई है। अजमेर हाईवे पर कंटेनर में आग लगी। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलते कंटेनर में आग लगी है। कंटेनर में केमिकल और ऑक्सीजन सिलेंडर होने की जानकारी मिली। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर कंटेनर में आग लगी। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मंडल थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई। कितना जबरदस्त ये धुआं आप देख पा रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा की खबर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हाईवे है जहां पर कंटेनर में केमिकल और ऑक्सीजन सिलेंडर होने की जानकारी मिल रही है। ये चलता हुआ कंटेनर अचानक आग का गोला बन गया। इसमें आग और धुआं आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर ये कंटेनर है जहां पर आग लगी। चल रहा था कंटेनर की, अचानक आग उसमें लगी और जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर था, इसके अंदर केमिकल था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले कोशिश यही कि आग पर काबू पाया जा सके। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, क्या अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया? आग कैसे लगी ये भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये मांडल थाना क्षेत्र की घटना है और ये जो है भीलवाड़ा अजमेर हाईवे है और जो चलता कंटेनर है अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो हाईवे था जहां से वाहन गुजर रहे थे वहां पे अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही मंडल थानाधिकारी राजपाल सिंह मैं जाप्ता वहां पर पहुंचते हैं। लगातार आग पर काबू पाने जाने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सूचना ये भी सामने आ रही है कि जो कंटेनर है उसमें केमिकल और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो दमकल कर्मी है, उनको आग पर काबू पाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है।
पर मुस्तैदी से वहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक तरफा ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो, लोगों को वहां से दूर कर दिया गया है और लगातार दमकल और पुलिसकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी केमिकल किस तरह का है राहुल? क्या यहाँ पर कोई खतरा बड़ा पैदा हो सकता है? क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट? कोई वहां पर अधिकारी अगर पहुंचे हुए हैं तो उनके हवाले से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो मंडल एसएचओ हैं राजपाल सिंह, हमारी उनसे बात हुई है। एक तरफे पूरे रास्ते को रुकवा दिया गया है, लोगों को दूर कर दिया गया है और लगातार दमकल और की मदद से और कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल फिलहाल कोई ऐसी बड़े खतरे की बात नहीं है, ना ही कोई जनहानि हुई है। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, यहाँ पर हाईवे को एक तरफ ट्रैफिक जो एक तरफा ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो जाए, क्योंकि इसमें केमिकल भी है, सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर ये बताया जा रहा है जिस कंटेनर में आग लगी है, और प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। झुंझुनू जिले के नयासर गांव में जमीन के लिए दलित युवक की हत्या और खेतड़ी थाने में युवक की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि न केवल इन दोनों मामलों में बल्कि जिले के अलग अलग थानों में दर्ज कुल 4 मामलों को लेकर 5 दलित संगठनों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर 3 दिन के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसपी को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इसमें अलवर में टीकाराम जूली के मामले में ज्ञानदेव आहूजा पर SC/ST की धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। में SC/ST और या बहुजन समाज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते जा रहे हैं। जैसे नयासर है, अभी कुछ समय पहले जो भूमाफिया द्वारा जो अपने विजय के भाई है अजय, उनको भूमाफिया द्वारा शराब के नशे में 1 या 2 महीने से शराब के नशे में उनको दूध रखा था। उसके बाद उनको मार दिया गया था और अभी पुलिस FIR भी दर्ज कर ली, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके बाद खेतड़ी वाला प्रकरण है, दोरा 10 वाला है, एक आहूजा वाला है, पर अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR नंबर 2 पप्पू मीणा खेतड़ी में जो पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई है उसके मामले में मिले और उसमें CID से जांच की गई। FIR नंबर सुनील कुमार नाथुराम दोरादास का है। इनका पिछले फरवरी में इनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनमें धाराएं गलत लगाई गई थी, धाराओं को चेंज करवाने के लिए SP साहब को। खबर झुंझुनू के दुधवा से है, जहां पर पुलिस ने 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अग्रवाल क्रैशर पर 3 बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर 20,000 की मंथली मांग कर मुनीम कैलाश के साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। क्रैशर बंद करने और मंथली मांग पूरी नहीं करने पर जान लेने की धमकी तक दी थी। इसी के चलते 27 मार्च को राज्यपाल ने मेहाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना को देखते हुए थानाधिकारी भजना राम ने टीम का गठन कर 450 से ज्यादा CCTV खंगाले। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, जयपुर जैसे संदिग्ध स्थानों से पूछताछ वहां पर लोगों से की है। बदमाशों को निजामपुर रेलवे स्टेशन से आखिरकार गिरफ्तार किया गया। बूंदी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर इनकम टैक्स विभाग ने मटकी बेचने वाले विष्णु कुमार प्रजापति को करीब 10 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित परेशान है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। मटकियां बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। आयकर विभाग की लापरवाही से उड़ी पीड़ित की नींद। मदद के लिए लगा रहा आयकर विभाग के चक्कर। एक मटकियां बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने टिका दिया 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस। मामला बूंदी के झालीजी बराना गांव का है, जहां के विष्णु प्रजापत को यह नोटिस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिया है और सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के साथ विष्णु प्रजापत का लेन देन इनकम टैक्स विभाग ने दिखाया और इसी एवज में 10 करोड़ 61,83,000 की राशि का नोटिस भी विष्णु को दे दिया है। ये है बूंदी जिले के झालीजी का बराना का रहने वाला विष्णु कुमार प्रजापति। मटकियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है।
मासिक आमदनी 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आयकर विभाग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस विष्णु के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आयकर विभाग को नोटिस जब से विष्णु को मिला है उसकी नींद उड़ गई है। पीड़ित विष्णु प्रजापति की माने तो उसे 11 मार्च को बूंदी आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के 10 करोड़ 61 लाख 82 हजार का विक्रय लेन देन 2020 से 21 में किया जाना बताया गया। जबकि सच्चाई ये है कि विष्णु प्रजापति इस तरह के किसी शख्स को जानता ही नहीं है। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61 लाख 83 हजार का ट्रांजैक्शन हो रखा है। मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? मैंने किया नहीं है, ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे ये नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। विष्णु ने जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर तथ्यों की जांच की तो पता चला कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन में विष्णु के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लेन देन किया गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म रजिस्टर की गई और इसी आधार पर आयकर विभाग ने विष्णु को नोटिस भेज दिया। जबकि विष्णु के दस्तावेजों के आधार पर विष्णु के पीछे बड़ा खेल हो गया। इन्होंने 2019-20 में किसी कंपनी में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाए थे। वहाँ से इनके दस्तावेजों के अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर सोने का, डायमंड्स का लेन देन किया है फर्म पर। उस फर्म पर के नाम से 10 करोड़ के लगभग इनकम टैक्स ने एक नोटिस जारी किया है। उसके संबंध में परिवार पर जाँच की जा रही है। ये खुद प्रजापति हैं और मिट्टी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। इन्होंने अपने कोई निजी कार्य से किसी फर्म में काम किया था, उस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए थे। वहाँ से ही इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जानकारी में ये भी बात सामने आ रही है कि उक्त फर्म द्वारा एक अन्य कंपनी के साथ राशि 2 करोड़ 83 लाख 22,195 रुपए का वित्तीय लेन देन किया गया है, जिससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। 19 मार्च 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021 की समय अवधि के मध्य उक्त लेन देन होना पाया, जिसकी विष्णु को कोई जानकारी नहीं थी। यानी फर्जी दस्तावेजों के साथ फर्जी फर्म रजिस्टर कर ली गई, उससे लेन देन कर लिया गया और उससे खरीद दिखा दी गई। अब इस पूरे मामले में आयकर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस भारी भरकम नोटिस ने कहीं ना कहीं विष्णु प्रजापति को तो मुसीबत में डाल ही दिया था। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 बूंदी। पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयपुर आरटीओ का कनेक्शन काट दिया गया है। जयपुर आरटीओ 2 का बिजली विभाग ने कनेक्शन काटा। शुल्क जमा नहीं कराया तो दफ्तर की बिजली काट दी। जनरेटर मंगवाकर अब दफ्तर में काम किया जा रहा है। 15 दिन पहले नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसकी राशि जमा नहीं हुई, तो उसके बाद ही अभी एक्शन ले लिया गया है और आरटीओ का कनेक्शन काट दिया गया है। जयपुर आरटीओ को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आरटीओ 2 का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया, शुल्क जमा नहीं की, तो फिर इसके बाद ये एक्शन लिया गया और दफ्तर की बिजली अब गुल हो चुकी है। लिहाजा जनरेटर मंगवाकर दफ्तर में कामकाज किया जा रहा है। इससे पहले 15 दिन पहले यानी बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, लेकिन जब राशि जमा नहीं की गई तो उसके बाद बिजली का कनेक्शन आरटीओ का काट दिया गया।
पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर की जयंती पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह कार्यक्रम राइटर्स क्लब एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि चंद्रशेखर भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में थे जिन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो सच्चे अर्थों में जननेता थे। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, राजेंद्र राठौर, विपिन सिंह शेखावत, गोपाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। रिश्ते थे चंद्रशेखर जी से जब हम जाकर बैठे तो उन्होंने एक बात की, क्यों मुंह उतारे बैठे? क्या भैरव सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई इसलिए? अरे भैरव सिंह जमीन का नेता है, धरती का नेता है। भैरव सिंह को भैरव सिंह बनने में बरसों लगे। जाओ, चिंता मत करो, भैरव सिंह की सरकार बचाओ। और हम सब लोग वहां से आरिफ भाई निकले। 26 लोगों ने हमने जनता दल से अलग होकर जनता दल दिग्विजय बनाया। वो उनका ये चरित्र, और मैं निजी तौर पे भी कह सकता हूँ कि 77 में मैं जब विधानसभा में गया उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी के बाद, उससे पहले से वो हमारी उस जमाने में नौजवानों के लिए वो आकर्षण का केंद्र थे। संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जयपुर शहर में वक्फ बोर्ड की अरबों रुपए मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जे हुए, वक्फ की संपत्तियों की लूट हुई। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र राठौर ने वक्फ विधेयक को प्रोग्रेसिव बताया है। बिल एक प्रोग्रेसिव बिल है। उस बिल को राजनीतिक चश्मे से देखकर समिति की जा रही है। वक्त की जमीनों को जिस प्रकार लूटा गया, किसी से छुपा हुआ नहीं। और अब तो आपने देखा होगा कि यहाँ राजस्थान की राजधानी में भी अरबों रुपए की जमीनों के साथ कांग्रेस के शासनकाल में लूट की छूट दी गई। अब ये सारी चीज इस दायरे में आएगी, इसीलिए समिति की बात। नेशनल हेराल्ड मामले में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा है और ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट का विरोध किया जा रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर से है, जहां आयकर भवन के सामने नारेबाजी की जा रही है। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू से है, जहां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। चौथी तस्वीर डूंगरपुर से है, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी क्रम में झुंझुनू में भी कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सुंडा की अध्यक्षता में धरना दिया गया है। इस धरने में उदयपुर वाटी विधायक भगवा नाराम सैनी और साथी पिलानी विधायक पितराम काला, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल, साथ ही अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुंडा समेत सभी नेताओं ने कहा कि जब तक बीजेपी आमजन के मुद्दे में घिरती है, वो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को आगे कर देती है। देखिए, बात नेशनल हेराल्ड अखबार की नहीं है। ये जब जब चुनाव आते हैं, आज गुजरात का चुनाव आ गया तो मोदी जी डर जाते हैं कि मेरी सत्ता नहीं छिन जाए और गुजरात में किए गए काले कारनामे कांग्रेस उजागर नहीं कर दे। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी सड़कों पे युवाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से सदन में इनको नंगा कर रहे हैं, तो इन घबराहट में इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो ये समय समय पे नेशनल हेराल्ड, जिसमें बार बार 100 साल हो गए जांच एजेंसियों ने इतनी जांच कर ली, कुछ नहीं पाया गया, और उसके बाद भी चार्जशीट पेश कर रहे हैं बिना किसी सूचना के। जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हनुमान चौराहे से जुलूस निकालकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार और पंचायती राज नगर निकाय में परिसीमन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मनमाने तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई, ईडी के चार्जशीट पेश करने पर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर नेतृत्व में
एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के बाद पंचायती राज और नगर परिषद के वार्डों के परिसीमन की आपत्ति सुझाव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से ईडी की कार्रवाई को लेकर देश भर में, प्रदेश भर में किया जा रहा है। ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष को डराया जा सके, कांग्रेस को डराया जा सके। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल है और इसी को लेकर ये कांग्रेस का गुस्सा। हमने पोकरण में सारी आपत्तियां ईओ साहब के समक्ष प्रस्तुत की। उसके उपरांत हम पोकरण के वार्डों का जो ये परिसीमन किया गया है वो बिल्कुल आधारहीन किया गया है। कई वार्डों को समाप्त कर दिया गया, जबकि नए वार्ड बनाना, समाप्त करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 15% कम और ज्यादा वोटों को समानीकरण करना ही था। राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं, लेकिन आदेशों के विरुद्ध उन्होंने काम करके और एक जाति विशेष के लोगों को एक साथ एक वार्ड से 250 को उठा करके 19 नंबर वार्ड में डाल देना और 8 नंबर वार्ड जो SC/ST का है उसको 1 नंबर में एक साथ रह रहे अल्पसंख्यक लोगों के साथ में मिला देना और 22 और 23 जो वार्ड है SC/ST के जो हमेशा रिजल्ट आते हैं उनको भी ले जा करके 24 नंबर वार्ड बना करके छोड़ देना, उनके वार्डों को समाप्त करना, इस प्रकार की कई